हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ जॉब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर जो 16 जून से 23 जून के बीच जो भी घटनाएं हुई हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं बिहार में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। आपको बता दें कि इस करंट अफेयर्स को स्पेशली जो 17th बीपीएससी के एग्जाम देने वाले हैं और यहाँ बीपीएससी के जो भी अच्छे लेवल के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल भी उसी लेवल पे है और हम लोग चीज़ें को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप बिहार पुलिस के लिए देखना चाहते हैं तो आप इसमें से जो की पॉइंट है वहीं आप याद रखिएगा, बाकी आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग हर संडे को बिहार से रिलेटेड वीकली करंट अफेयर्स लेके आएंगे और जो 17th बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक और काम हम करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पिछले एक साल के जो वीकली करंट अफेयर्स होंगे बिहार के, वीकली नहीं ला पाएंगे, पिछले एक साल के हम लोग मंथ वाइज बिहार स्पेशल, केवल और केवल बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स लेकर आएंगे, जिसमें केवल बिहार की महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। ठीक है, तो जल्द उसको शुरू करने वाले हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, लगेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी के अकॉर्डिंग आगे हम लोग चीजें को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है वो टॉपिक नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, ये देख लीजिए, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटआउट है। यहाँ पे बोल रहा है पीएम कुसुम योजना, बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर, सोलर प्लांट लगाने के लिए बैंक से मिलेगा लोन। एक खबर क्या है, पीएम कुसुम योजना क्या है और इसमें क्या मामला है, इसको देखते हैं। हुआ क्या है कि नीतीश गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में चर्चा में रहा है कि पीएम कुसुम योजना के तहत, एक प्रधानमंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, तो इसके तहत बिहार के किसानों को लाभ उठाने के मौका दिया जाएगा। यानी अगर कोई बिहार के किसान है, ठीक है, बिहार के अगर कोई किसान है, वो चाहते हैं कि हमारे खेत में या हमारे कुछ खेत के आसपास या कुछ एरिया में या कुछ भूमि पे, ठीक है, या अपने मकान पे या कहीं भी अगर आप सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं, सोलर प्लांट, तो वह सोलर प्लांट लगाएंगी तो सरकार क्या करेगी, जो भी बिहार की बिजली कंपनी है, जो दक्षिण बिहार बिजली कंपनी, ठीक है, और उत्तर बिहार बिजली कंपनी, ये दोनों कंपनियां क्या करेगी, इन किसान से बिजली को खरीदेगी और खरीद के फिर वो बिजली अपने जो पब्लिक सेक्टर पब्लिक है उसमें यहाँ पे सेल करेगी। तो ये पूरा यहाँ पे मामला है, जिसमें ये जो कंपनी होगी वह किसान से 25 साल के समझौता करेगी, एग्रीमेंट करेगी और वो 25 साल तक लगातार किसान से बिजली खरीदते रहेगी। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि इसको कैसे, कहाँ तक स्थापना किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। तो इसको लेकर यहाँ पे बात की गई है कि जो भी उपकेंद्र होंगे, क्या होंगे, उपकेंद्र बिजली का उपकेंद्र होंगे, तो उससे 5 किलोमीटर एरिया के अंदर में आपको ये सोलर पावर प्लांट लगाना है। अब यहाँ पे तो समस्याएं थोड़ा सा होंगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ कहाँ आप लगा सकते हैं, जमीन या खेत में सोलर प्लांट लगा सकते हैं। यहाँ से अब सोलर प्लांट लगाने के लिए 1 मेगावाट अगर आप सोलर प्लांट लगाते हैं, ठीक है, ये तो आपको 5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब नॉर्मल जो किसान है वो 5 करोड़ रुपए के लिए सोलर प्लांट के लिए खर्च तो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सामने आता है बैंक, और पीएम कुसुम योजना के तहत बैंक से लोन लेना बहुत इजी हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से कंपनी शामिल है, तो देखिए यहाँ पे साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर जो हमने अभी ऊपर बताया, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, है 3 कंपनी मिलकर इस योजना में भाग ले रही है। और ये 3 कंपनी मिलकर क्या करेगी, किसान को लोन दिलवाएगी बैंक से और साथ में किसान से जो है वह बिजली खरीदेगी। तो इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि बिहार किसान या कोई भी कंपनी अगर ये चाहे तो कर सकती है विद्युत उपकेंद्र के 5 किलोमीटर दायरे के अंदर। अब यहाँ पे समस्या आती है, अब यहाँ से ना थोड़ा सा मेंस मेंस के लिए आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करते होंगे तो बिहार के अधिकतर जो बिजली उपकेंद्र है वो आपको शहर के आसपास ही देखने को मिलेगा। यानी शहर के आसपास के जो 5 किलोमीटर के अंदर के किसान हैं वहीं इसका जो है वह फायदा ले सकते हैं। जो गांव के दूर दराज के जो किसान है वो इसका फायदा लेने में उनको मुश्किलें होगी। तो यहाँ से आपको फिर मेंस से रिलेटेड हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको बहुत लिखना पड़ेगा क्या है कैसे करना चाहिए, तो ये मेंस का टॉपिक हो जाएगा। आपको बस इतना जानना है कि इसमें जो है 5 किलोमीटर के अंदर तक आपको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और चीज़ ये भी बताया गया कि जो आप यहाँ पे सोलर प्लांट लगाएंगे उससे क्या करेगी बिजली विभाग, 11 केवी, ठीक है, जो ट्रांसमिशन होता है, जो हम लोग जो 11 किलोबाइट का जो पोल लगा रहता है गाँव में, उससे इसको डायरेक्ट कनेक्ट करके जोड़ दिया जाएगा
और ये जो है वो उपकेंद्र में जाएगी और वहां से फिर बिजली कंपनी जो है वो बिजली को अपना सेल करेगी। इसमें क्या होगा, 25 साल का यहाँ पे एग्रीमेंट होगा किसान और बिजली कंपनी के बीच। और यहाँ पे बताया ये गया है कि 25 साल में जो सोलर प्लांट जैसे लगाने में जो प्रति मेगावाट सोलर प्लांट लगाने में 5 करोड़ का खर्च आएगा। ठीक है, तो इस 5 करोड़ खर्च अब किसान जैसे जितना लगाए उतना उसको खर्च कर लेगी और जितना लगाएगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे कंपनी किसान को रुपया देगी वह 50 लाख रुपए प्रति मेगावाट देगी। कितना? 50 लाख रुपए प्रति मेगावाट देगी। और इससे ये बताया जा रहा है कि अगर जो है यहाँ पे किसान को 12 मेगावाट लगाना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आपको बताते हैं कि 12 से 13 मेगावाट आपको लगाना है सोलर पावर प्लांट। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं उसमें लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए के खर्च आने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 50 लाख रुपए प्रति मेगावाट हर साल बिजली कंपनी देगी और 10 साल में किसान जो है वो अपना लगाया हुआ जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल सकते हैं। और बाकी के जो 15 साल बचे, क्योंकि 25 साल का एग्रीमेंट है, तो उसमें किसान अपना इनकम मुनाफा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे कंसेप्ट बताया गया है। यानी 25 साल जो है वो एग्रीमेंट में, 10 साल में तो किसान अपना इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, यानी बैंक से जो लोन लेंगे उस बैंक को लोन देंगे और बाकी के जो 15 साल है वो किसान अपना जो है वो प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ये यहाँ पे कंसेप्ट बताया गया। तो चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, पीएम कुसुम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम कुसुम योजना के तहत किसान या कोई कंपनी विद्युत उपकेंद्र के 10 किलोमीटर दायरे के अंदर सौर ऊर्जा का संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। तो क्या यह कथन सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया 5 किलोमीटर के अंदर जो है उपकेंद्र के 5 किलोमीटर के अंदर जो है आपको संयंत्र स्थापित करना है। नेक्स्ट है जो है वह, बिहार की बिजली वितरण कंपनी उस किसान से 25 सालों के लिए बिजली खरीदने का अनुबंध भी करेगी। एक कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या बोला है, गलत कथन का चुनना है। तो बी तो कथन सही है लेकिन ए गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, ए नंबर ए सही है। तो केवल और केवल ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है। तो ये आपको कैसा लगा? ये बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बहुत रिसर्च करके ये सब कंटेंट बनाया गया है, तो आप लोग इस पे बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, आपके साथ धोखा नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पेरिस में भारत के लिए निशाना लगाएंगी श्रेयसी सिंह, बिहार की बीजेपी विधायक का ओलंपिक में चयन। ठीक है, जो आपको पता है श्रेयसी सिंह जो बिहार के जमुई जिले के बीजेपी विधायक है और वो एक खिलाड़ी भी है जो निशानेबाज से संबंधित है, एक निशानेबाज खिलाड़ी है। तो उनका जो सिलेक्शन हो गया है पेरिस ओलंपिक में। तो चलिए इनसे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बिहार के जो श्रेयसी सिंह किससे संबंधित है, किस पार्टी से? बीजेपी के विधायक हैं। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक में उनका चयन हो चुका है। किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज से संबंधित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। श्रेयसी सिंह कहाँ के विधायक है? तो जमुई के विधायक है। कहाँ से? बिहार के जमुई के विधायक है। निशानेबाज में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। किनको? तो श्रेयसी सिंह को निशानेबाज में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। और 2014 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें रजत पदक इन्होंने हासिल किए थे निशानेबाजी में। कौन सा? रजत पदक। ठीक है, सब पॉइंट याद रखिएगा, बीपीएससी में कुछ भी आ सकता है। इसके बाद 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था इसमें गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम इसने बढ़ाए थे। और 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी के तरफ से इन्होंने जमुई से टिकट लिया था और जीतकर वह विधानसभा पहुंचे थे। और इनके पिताजी भी वहां पे विधायक रह चुके थे, तो इनका जो है वह विरासत में इनको राजनीति मिला है। बाकी ये खेल से इनका संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे 2020 में इन्होंने विधायक बनी थी जमुई जिले से। अब हम लोग ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओलंपिक जो 2024 होने वाला है वो पेरिस में होने वाला है। 26 जुलाई से 11 अगस्त से 2024 के बीच होने वाला है। ठीक है, और ओलंपिक 2024 जो होगा उसका नारे क्या होगा? उसका नारे होगा गेम्स वाइड ओपन। क्या होगा? गेम्स वाइड ओपन। इसमें टोटल 32 खेल होंगे और 329 प्रतियोगिताओं ने इसमें भाग लेंगे। ठीक है, अगर ओलंपिक्स की जो स्थापना की बात की जाए तो 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था एथेंस में, जो ग्रीस में स्थित है। और उसी समय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का भी स्थापना किया गया था। सॉरी, उसी समय नहीं, 1894 में किया गया था। 1894 में, और उसके 2 साल बाद जो है वो एथेंस में ग्रीस में इसका जो है पहला ओलंपिक हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड लुसाने में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट बात किया जाए तो एशिया ने 4 बार ग्रीष्म ओलंपिक की मेजबानी की है। एशिया में 4 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है। एक बार टोक्यो में हुआ है 1964 और 2020 में। ठीक है, और इसी टोक्यो ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा है वो गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे।
भाला फेंक में 7 अगस्त को जीते थे और इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद एशिया के सियोल में हुआ था 1988 में। सियोल किस देश की राजधानी है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और बीजिंग में 2008 में हुआ था। टोटल 4 बार अभी तक एशिया में ओलंपिक हुआ है। 2028 में कहा होगा, अमेरिकी के शहर लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाला है। और इस टाइम में बहुत बड़ा बवाल भी होने वाला है। देखिए चाइना बहुत बड़ा बवाल करने वाला है 2028 के जो ओलंपिक होंगे उसमें। हमने यहाँ पे 4 साल पहले आपको भविष्यवाणी कर दिया है और देखिए हो गई। अब जो पेरिस में ये ओलंपिक होने वाला है, तो पेरिस में कुछ इंपॉर्टेंट मुख्यालय भी है। जैसे यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में ही स्थित है। एफएटीएफ के भी मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस में ही स्थित है। और आर्थिक सहयोग विकास संगठन यानी ओईसीडी, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का हेडक्वार्टर भी कहाँ स्थित है, पेरिस में स्थित है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, भारत का पेरिस जयपुर को हम लोग बोलते हैं। काफी सुव्यवस्थित तरीके से शहर बसाए गए हैं पेरिस में, वैसा ही सुव्यवस्थित तरीके से जयपुर में भी शहर को बसाए गए हैं। और इसलिए जयपुर को भी भारत का पेरिस कहा जाता है। पिंक सिटी भी बोला जाता है जयपुर को, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये है ओलंपिक का लोगो, और ओलंपिक के लोगो से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कितने रंग हैं, कितने रंग हैं और कौन कौन से रंग है ये आते हैं। और इसमें कौन कितने महादेश को दर्शाया गया है, ठीक है, कितने महादेश को दर्शाया गया है। आपको पता है कि दुनिया में कितने महादेश है, 7 महादेश है, लेकिन इसमें कितने महादेश को दर्शाया गया है, तो ओलंपिक के लोगो में 5 महादेश को दर्शाया गया है। ओके, इसमें कितने कलर है, तो कलर एक देख लीजिए, यहाँ पे नीला कलर है, एक नीला कलर है, एक पीला कलर है, 2 हो गया, एक काला कलर है, 3 हो गया, एक हरा कलर है, 4 और एक लाल कलर है, 5। तो टोटल यहाँ पे 5 कलर है और 5 महादेश को यहाँ पे दर्शाया गया है। कौन कौन से महादेश, एशिया महादेश को दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है यूरोप महादेश को दर्शाया गया है, अफ्रीका महादेश को दर्शाया गया, ऑस्ट्रेलिया महादेश को दर्शाया गया, 4 ये हो गया। और यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है को है एक साथ यहाँ पे दर्शाया गया है, तो टोटल यहाँ पे 5 हो गया। तो 5 महादेश को और 5 कलर को यहाँ पे बताया गया ओलंपिक के लोगों में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रेयसी सिंह बिहार के पटना से राजद की विधायक है। ये कथन आपको सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पटना से नहीं, ये कहाँ से, ये जमुई से विधायक है। और राजद की नहीं, ये किसकी विधायक है, यह बीजेपी के विधायक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1897 में हुई थी। बिल्कुल नहीं, अभी हम लोगों ने देखे 1894 में हुआ था। श्रेयसी सिंह भाला फेंक से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से है? श्रेयसी सिंह का संबंध जो है वो निशानेबाजी से है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके अब बीपीएससी में आएगा। जब से पैटर्न चेंज हुआ तब से इस टाइप से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है उपयुक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का आपको चयन करना है, तो इसमें कोई सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, तीनों गलत है। और क्यों गलत है उसका रीजन भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी मेहनत से एक कंटेंट बनाया गया है और हर संडे को एक इस टाइप का वीडियो आया करेगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान का पेपर का ही कट आउट है। बिहार विधान परिषद के स्पीकर बने अवधेश नारायण सिंह देवेंद्र चंद्र ठाकुर की ली जगह, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। भाजपा के नेता अवधेश नारायण सिंह जो बिहार विधान परिषद में गया के स्नातक क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, गया स्नातक क्षेत्र इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो गया से संबंधित है, गया जिले से। और आपको पता है विधान परिषद में जो अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है, तो ये स्नातक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो विधान विधान परिषद में ये स्नातक क्षेत्र से संबंधित है अवधेश नारायण सिंह। और इनको क्या किया गया है, अवधेश नारायण सिंह को विधान परिषद का स्पीकर नियुक्त किया गया है। और जेडीयू नेता और पूर्व सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी लोकसभा से सीट से सांसद चुने जाने के बाद यह पद खाली हो गया। जो पहले यहाँ पे स्पीकर थे विधान परिषद के, जो देवेंद्र चंद्र ठाकुर थे, इन्होंने क्या किया, सीतामढ़ी से यहाँ पे लोकसभा के चुनाव जीत चुके हैं, तब ये तो सांसद बन गया। अब ये जाके बैठेंगे कहाँ पे, दिल्ली में, तो यहाँ पे बिहार में तो बैठेंगे नहीं, तो पद यहाँ पे हो गया खाली। तो अवधेश नारायण सिंह को यहाँ पे नियुक्त किया गया है स्पीकर। अब हम लोग विधान परिषद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए हम लोग विधान परिषद से रिलेटेड वही पॉइंट देखेंगे जो बीपीएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस में आ चुके हैं, ठीक है। तो जो विधान परिषद है वह धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयक के मामले में विधान परिषद के पास इसे विलंबित करने की शक्ति है और बाद में सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा गतिरोध का समाधान किया जा सकता है। आपको पता है धन विधेयक एक ऐसा मामला है, या तो वो राज्यसभा हो, ठीक है, या तो राज्यसभा हो
या विधान परिषद हो किसी भी राज्य का, विधान परिषद हो, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, ना ही उसको निलंबित कर सकती है, ना ही उसको छेड़छाड़ कर सकती है, और ना ही उसको ज़्यादा दिन तक अपने पास रख सकती है। उसको पारित करना ही पड़ेगा, नहीं पारित करेगा तो ऑटोमेटिक भी वो पारित हो जाता है धन विधेयक। ठीक है, कितने दिन बाद ऑटोमेटिक पारित हो जाता है धन विधेयक, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके जरूर बताइए, काफी इजी क्वेश्चन है और बहुत सारे जो है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्या होता है, जो विधान परिषद है वह कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को खत्म नहीं कर सकता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और जो विधान परिषद है, विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, साथ ही जो राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए जो चुनाव होते हैं, ठीक है, उनमें भी विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद की सिफारिश पे संसद द्वारा परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अगर विधानसभा ये सिफारिश करती है, उसको सिफारिश करने के बाद फिर वो मामला संसद में जाता है, फिर संसद वहां से पारित करेगी और राज्यसभा में पारित होना चाहिए संसद में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाता है उस राज्य में। ठीक है, और ये भंग करने का इसका कोई प्रावधान नहीं है। बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं, और जब बिहार और झारखंड साथ में था, बिहार और झारखंड में साथ में था, तो बिहार परिषद में 96 सदस्य हुआ करते थे। कितने? 96 सदस्य हुआ करते थे। ठीक, चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इससे रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के सभापति बने हैं। कि आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन सही है, नहीं, ये जो पॉइंट है, ये नंबर ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? बिहार अवधेश नारायण सिंह जो है वह स्पीकर बने हैं विधान परिषद के, क्या बने? स्पीकर। और विधान परिषद का जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? सभापति होते हैं उस राज्य के राज्यपाल। कोई भी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उस राज्य के राज्यपाल उस विधान परिषद के सभापति होते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल जो अभी है जो आर्लेकर जी जो है वह राजेंद्र आर्लेकर इनका नाम है, ये अभी बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। लेकिन जो अवधेश नारायण सिंह हैं वो क्या है, वह स्पीकर नियुक्त किए हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं, ये बिल्कुल सही है। भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये भी सही है। और वह 6 राज्य कौन कौन से हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन इनमें से कौन सा है? बी और सी सही है, बाकी ए गलत है। तो बी और सी दोनों, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। आपको पता है इस वीक में एक काफी ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है, और ये टॉपिक तो अभी ग्लोबली हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय का भी पुनर्गठन किया जा रहा है। लगभग 815 साल बाद जो है वह इसका फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को, और एक भव्य विश्वविद्यालय के रूप में इसको खड़ा किया जा रहा है। नेक्स्ट के इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं, हुआ क्या था, कब? या 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडहर स्थल के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, सबसे पहले डेट याद रखिए, हो सकता है बीपीएससी डेट भी पूछ दे, क्योंकि वो पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसको कब शुरू किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत इसको बनाया जा रहा है। और एक कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिए थे? एक कंसेप्ट दिए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जो जब वो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने बोले थे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय उसको हम लोग को फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए, और फिर से उसको एक विश्व स्तर पे बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम जी ने यहाँ पे प्रस्तुत किए थे। उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी इस पे ध्यान देना शुरू किया, और 2010 में एक अधिनियम बना, नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, और उस अधिनियम के तहत इसको फिर से पुनर्जीवित करने की बात की जा रही है। ठीक है, इस अधिनियम के 2007 में जो है फिलीपींस में हुए द्वितीय पूर्वी शिखर सम्मेलन के लिए निर्णय का परिणाम था। ठीक है, तो द्वितीय जो पूर्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, एशिया शिखर सम्मेलन, उसमें इस अधिनियम को लाया गया था। फिर भारत में इसका अधिनियम बना, और फिर 2000 जो है वह 14 से इस पे काम शुरू हुआ था। तो 2024 में जाकर कंप्लीट हुआ, लगभग 10 साल लग ही गए कंप्लीट होने में। टोटल इसमें कितने 17 देश शामिल हुए हैं भारत के अलावा। ठीक है, यानी भारत को अगर इंक्लूड कर लीजिएगा तो टोटल 18 देश इसमें हो जाएंगे। तो भारत के अलावा इसमें 17 देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय के समर्थन किया, ताकि जो है वह फिर से इसको नालंदा विश्वविद्यालय को
पुनर्जीवित किया जाए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में जो गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त, उसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अब गुप्त वंश में दो कुमार गुप्त है, एक है प्रथम और द्वितीय। तो गुप्त जो है वो प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जो है वह इसकी स्थापना की गई थी। और यह लगभग 600 वर्षों तक चला था, ये यूनिवर्सिटी काफी दिन तक चला था यूनिवर्सिटी। और ये कुमार गुप्त इसकी स्थापना किए थे। अगर बात है धर्मपाल की, तो धर्मपाल ने इसके तीसरे मंजिल का निर्माण करवाया था, फिर से इसका पुनरुद्धार भी करवाए थे धर्मपाल जी ने। ठीक है, इसमें जो है वह बौद्ध धर्म की काफी शिक्षा दी जाती थी। इसमें आयुर्वेद, धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल और विज्ञान और भारतीय दर्शन के भी इसमें शिक्षा दी जाती थी। हुआ क्या 1193 में, जो 1193 में आपको पता है 1191 और 1192 में यहाँ पे मोहम्मद गोरी जो था वह पृथ्वीराज चौहान को हराकर और भारत पे अपना शासन शुरू कर दिया था। और 1193 में क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका गुलाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। और उसका बख्तियार खिलजी जो है वह नष्ट कर दिया इस विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में। जो भौतिक गतिविधियों के केंद्र थी इसको नष्ट कर दिया। क्यों नष्ट कर दिया, इसका रीजन काफी सिंपल है कि इस बख्तियार खिलजी को एक बहुत बड़ा बीमारी हुआ था। ठीक है, एक बहुत बड़ा बीमारी हुआ था बख्तियार खिलजी को, और वो बीमारी कोई ठीक नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे इस विश्वविद्यालय में एक बहुत फेमस ज्योतिष रहते थे, आयुर्वेद रहते थे, आयुर्वेदाचार्य रहते थे। तो उन्होंने उनको बुलाया गया और बख्तियार खिलजी पे जो फिर वहाँ पे वो जांच किए बख्तियार खिलजी को। लेकिन बख्तियार खिलजी ने इनको बोला था कि हम काफिरों का दवा नहीं लेंगे, यानी काफिरों का दिया हुआ ना दवा लेंगे, ना काफिरों का दिया हुआ कोई भी दुआ लेंगे, हमको नहीं चाहिए। यानी काफिर मतलब जो भी यहाँ पे गैर मुसलमान थे उनको काफिर बोला जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने जो उबैद जी थे वो बोले ठीक है कोई बात नहीं। उबैद जी ने क्या किया, एक कुरान दिए बख्तियार खिलजी को पढ़ने के लिए। और वो कुरान जब जैसे जैसे पढ़ते गया और बख्तियार खिलजी ठीक होते गया, तो वो क्या किए थे बैस जी, उस कुरान के पन्ने पे दवा लगा दिए थे। और जैसे ही बख्तियार खिलजी उसको पलट के पढ़ता था, फिर जीभ में ऐसे लगाता था, पलट के पढ़ता था, तो वैसे वैसे दवा उसके अंदर जाता था और वो ठीक हो जाता था। बख्तियार खिलजी जब ठीक हो गया तो उसको आया बहुत गुस्सा कि मतलब इस्लाम धर्म से ज्यादा काफिरों के पास यहाँ पे नॉलेज है इस चीज के मामले में। तो इस गुस्से में उसको गुस्सा आया, बुरा लगा कि यहाँ पे हम लोग हमारा अपमानित हुआ है। और इस गुस्से में जाके बख्तियार खिलजी का जो बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय उसको नष्ट कर दिया 1193 ईस्वी में। हुआ क्या कि जब नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट उससे पहले से भी था। ठीक है, बहुत पहले से भी था। तो यहाँ पे 1812 ईस्वी में 1193 में तो उसने नष्ट कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद बिल्कुल खत्म हो चुका। फिर 1812 ईस्वी में क्या हुआ कि स्कॉटिश एक सर्वेक्षण थे जो फ्रांसिस के रहने वाले थे, उसने क्या किया इसका खोज किया, इस विश्वविद्यालय की खोज की। फिर उतना कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाया, तो 1861 में सर एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जो है वह प्राचीन विश्वविद्यालय जो है इसका पूरी तरीका से खोज की गई, पहचान की गई और दुनिया के सामने प्रस्तुत की गई कि भारत एक ऐसा देश था जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसमें छात्रवृत्ति की सुविधा उस समय थी। आप नोटिस कर सकते हैं उस समय इसमें छात्रवृत्ति की सुविधा थी। और 10,000 से ज्यादा इसमें जो है विदेशी छात्र आया करते थे, इसमें स्टडी किया करते थे। और इसका जो पुस्तकालय था तीन मंजिला पुस्तकालय था, जिसमें तीसरा मंजिल धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया। कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चीनी तीर्थयात्री वेनसोंग ने हर्ष के शासनकाल में के दौरान आए थे। जो वेनसोंग है वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने भी आए थे, बाद में इस यहाँ पे प्रोफेसर भी बने। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में किसके, हर्षवर्धन के काल में आए थे। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था और तीसरा मंजिल बनवाए थे। और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनवाए थे। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे धर्मपाल, और उन्होंने बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला मठ और बिहार में उदंतपुरी, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में सोमपुरी विश्वविद्यालय का जो है वह स्थापना किए थे धर्मपाल ने। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत के अलावा कुल 17 देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय का समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बिल्कुल सही है, भारत के अलावा टोटल 17 देश यहाँ पे जो है शामिल है इसमें। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे, बिल्कुल सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को 1192 नहीं
1192 नहीं, 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया। और यह मोहम्मद गोरी नहीं, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति या गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, तो यह जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। नेक्स्ट है, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के तीसरी मंजिल का निर्माण कराया था। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक सही कथन का चयन करना है, तो ए सही है, ठीक है, बी सही है और डी सही है। तो ए बी डी ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पटना हाई कोर्ट ने बिहार के 65% आरक्षण को रद्द कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने क्या किया है, बिहार के 65% जो आरक्षण है उसको रद्द कर दिया है। तो इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है और ये पक्का इससे बिहार के किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने ही वाला है। चलिए सबसे पहले ना हम ऊपर ही समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए, हुआ क्या था कि आपको पता है बिहार में जातिगत जनगणना हुआ था 2023 में, ठीक है। उस समय जो है उस समय जो जेडीयू थी यानी नीतीश गवर्नमेंट थी, वह किसके साथ थी, वह तेजस्वी यादव के साथ थी। क्योंकि उस समय जो बीजेपी थी वह जातिगत जनगणना के खिलाफ थी, तो वहां पे बीजेपी के साथ नहीं था गठबंधन। ओके, जातिगत जब जनगणना हुआ तो उसका रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वह 36% के आसपास है, और पिछड़ा वर्ग जो है वह 27% के आसपास है। यानी दोनों अगर जोड़ा जाता है, अगर केवल पिछड़ा वर्ग की बात किया जाए तो हम बिहार में पिछड़ा वर्ग अप्रोक्स अप्रोक्स 64% के आसपास आती है। ओके, उसके बाद अनुसूचित जाति जो है वो 19% है, अनुसूचित जनजाति 1% है, अनारक्षित जो है वह 15% है। अब इस पिछड़ा वर्ग में जो 64% है, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या यादव का है, जो 14.26% यादव की जनसंख्या है। अब जातिगत जनगणना से यही जो है वह सरकार को फायदा हुआ कि ये पता चल गया कि किस जाति से कितने लोग हैं। अब सरकार जो है वह वोट बैंक भी अपना बना सकती है, और अगर सरकार की सोच अच्छी रही तो उस जो पिछड़े लोग हैं उनको फायदा भी पहुंचा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 14.2% केवल यादव को यादव की जनसंख्या है। बाकी अलग अलग जाति की अलग अलग जनसंख्या तो आप लिस्ट में देख लीजिएगा। मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब यहाँ पे सरकार ने देखी कि 64% पिछड़ा वर्ग है, तो सरकार ने सोचा कि इनको थोड़ा सा और बुस्ट किया जाए, इनको और ज्यादा आरक्षण दिया जाए ताकि ये और तेजी से विकास कर सके। और आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में भी बताया गया था कि लगभग लगभग जो है वह 36% लोग, बिहार का 100% में से 36% लोग जो है वह डेली के 200 इनकम करके अपना जीवन यापन करते हैं। यानी महीना के 6,000 रुपए वह इनकम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, जो बिहार के लिए बहुत बुरी बात है। फिर इसको भी सरकार ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये फैसला लिया कि यहाँ पे जो आरक्षण है, आरक्षण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। एक और यहाँ पे फैक्ट निकल के आया था, बिहार की जातिगत जनगणना में ये बताया गया था कि 50 लाख जनसंख्या जो बिहार की है वह बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में काम करती है। और इस 50 लाख में से 2 लाख जो जनसंख्या है वह विदेशों में काम करती है। यानी लगभग 48 लाख जनसंख्या जो है वह दूसरे राज्य में काम करती है। बिहार की बहुत बड़ी ये जनसंख्या है, 48% जनसंख्या। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा। तो इसको लेकर सरकार ने सोचा कि हम यहाँ पे जो है वह आरक्षण को इंक्रीज करते हैं। आरक्षण को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे सरकार ने क्या किया कि पहले जो 50% के आरक्षण की सीमा थी उसको बढ़ा के 64% कर दी। चलिए यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। 20 जून 2024 को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट भी याद रखिएगा। 20 जून 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के संबंधी बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दी है। ठीक है, और इसमें मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने यह फैसला लिया था। कितने जज ने, 2 जज ने था। अगर कभी फ्यूचर में क्वेश्चन पूछेगा कि जो बिहार के 65% आरक्षण की जो रद्द करने के कितने जजों के बेंच ने इसको रद्द की थी, तो 2 जजों के बेंच ने इसको रद्द की थी। यहाँ पे 2 जज यहाँ पे नाम देख सकते हैं। नाम इम्पोर्टेंट नहीं, याद नहीं रखिएगा। उसके बाद ये हाई कोर्ट ने बोला कि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 का ये जो है वो उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 में क्या बोलता है, आर्टिकल 14 में बोलता है कानून के समक्ष समानता, कानून या कानून का समान संरक्षण, यानी सब कोई कानून के सामने समान है। आर्टिकल 15 यह बोलता है कि आर्टिकल 15 यह बोलता है कि देश में किसी भी आदमी के साथ जाति, धर्म, लिंग और के साथ उसको भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 16 में यह बोलता है कि जो है वह सभी के साथ जो है वह निर्वाचन नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे नौकरी में, ठीक है, यहाँ पे समान व्यवस्था बना के रखी जाएगी, यानी समानता किया जाएगा।
ठीक है, नौकरी में जो यहाँ पे नौकरी दिया जाएगा उसमें को समानता रखा जाएगा। तो ये तीनों का उल्लंघन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने बोला कि तीनों का उल्लंघन हो रहा है। इस मामले में गौरव कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई 11 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रख दी गई थी। इस मामले पे गौरव कुमार जो थे वह जो हाई कोर्ट में अपील किए थे, तो 11 मार्च 2024 को इसका फैसला आ गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने इसको क्या कर रखी थी, सुरक्षित रखी थी। और मामला शुरू कब से हुआ था, हुआ क्या था, 27 नवंबर 2023 को पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका जारी हुई थी। कब, 2023 में जनहित याचिका जारी हुई थी। बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण के 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर विश्वनाथ ने 18 नवंबर 2023 को क्या हुआ कि विधानसभा में जो दो नियम लाए गए, एक है शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित आरक्षण और दूसरा जो था वह बिहार पदों में सेवाओं में रिक्तों के स्थान पर आरक्षण। ठीक है, तो ये दोनों अधिनियम लाए गए थे और इस दोनों अधिनियम को जो है वह आर्लेकर जी जो है वह 18 नवंबर 2023 को इसको पेश कर दिए थे और 27 नवंबर 2023 को पटना हाईकोर्ट में एक अपील भी आ गया था। ठीक है, जिसके बाद जो है यहाँ पे बिहार में 21 नवंबर 2023 को राजपत्र भी जारी कर दिए गए थे और 21 पत्र जो है ये ऑफिशियली लागू हो गया था 65% आरक्षण 21 नवंबर से। उसके बाद कैसे क्या किया, जब देखा गया यहाँ पे जातियों की जनसंख्या, तो उसके अनुसार जो है वह पहले जो था वह कोटा अत्यंत पिछड़े वर्ग का जो कोटा था वह 18% था आरक्षण, उसको बढ़ा के 25% आरक्षण कर दिया गया। जो पिछड़ा वर्ग थे उसके उनको 12% आरक्षण मिलता था, वो बढ़ा के 18% कर दिया गया। अनुसूचित जाति जो थे उनको 16% आरक्षण मिलता था, बढ़ा के उसको 20% कर दिया गया। और अनुसूचित जनजाति को जो है वह कोटा जो था वह 1% मिलता था, वो और वो 2% कर दिया गया, यानी दोगुना कर दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऐसे बढ़ाए गए थे और टोटल जो है वह 50 से बढ़कर कितना होगा, 65% हो गया। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या किया, इसको रद्द क्यों किया। सबसे पहले आपको पता है 1992 में इंदिरा साहनी एक केस हुआ था, इंदिरा साहनी एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जब भी आरक्षण की बात की जाएगी तो दो ही चीज उसमें सामने आएगा, एक शिक्षा और एक सार्वजनिक जो है वह यानी पब्लिक सेक्टर में नौकरी, शिक्षा और नौकरी में ही केवल आरक्षण की बात की जाएगी। दूसरा पे यहाँ बोला था कि कोई भी राज्य या कोई भी संस्था जो है वह 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकता है। ये सब महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे बोली गई थी। ठीक है, तो ये 50% का सुप्रीम कोर्ट का जो इंदिरा साहनी केस का जो फैसला है उसका भी उल्लंघन करता है, तो ये ऐसे ही रद्द हो जाता, कभी ना कभी इसको रद्द होना ही था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन था ये। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पटना उच्च न्यायालय ने दो जजों के बीच ने 65% आरक्षण वाले कानून को रद्द कर दिया। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, दो जज इसमें थे। उसके बाद यह आरक्षण जातिगत जनगणना के ध्यान में रखकर बनाया गया था, यहाँ पे कर होगा, बिल्कुल ये भी सही बात है। जातिगत जनगणना हुआ था उसके बाद उसको ध्यान में रखते हुए इस जो है आरक्षण को बढ़ाया गया था। और यहाँ पे सी है, इंदिरा साहनी केस 1990-92, यहाँ पे 90-92 इसलिए कि 1990 में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। ठीक है, मंडल समिति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो आरक्षण बढ़ा दी थी, तो वो थोड़ा सा वो डीप हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग केवल ऊपर ही देख लेते हैं। इंदिरा साहनी केस 1990 में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था और 1992 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ आया था। तो इसमें इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% निर्धारित की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उपयुक्त सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन का आपको चयन करना है, तो कथन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बिहार में जो इस वीक में यही महत्वपूर्ण घटना घटे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और आपको क्वेश्चन कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल डिस्कशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 995512829955128211 पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके आप सजेशन दे सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।